Good evening, everyone. Good evening, Sanjana. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Khushi. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Astha. Good evening, Shivani. Good evening, Akhila. Good evening, Divya. Good evening, Aarti. Good evening, Ajay. Good evening, Kanishka. Good evening, Sandhya. अच्छा, ये बताओ केमिस्ट्री के कितने कितने क्वेश्चंस कर लिए फर्स्ट चैप्टर के जो वर्कशीट दी थी आपको? 35 अजय और 32 सम 32 कर लिए। 32 20 आधे हुए हैं 37। चलो ठीक है, हो रहे हैं क्वेश्चंस। 28 ठीक है। 10 ठीक है। अखिला 10 हुए, पूरे करने हैं कल तक। ठीक है, और जो नहीं आएगा फिर वो कल पूछ लेना, और कल मेरे को पीडीएफ भेज देना शाम की क्लास से पहले पहले। सर जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दे। हाँ छोड़ दो ना उन्हें, फिर आप मेरे से पूछोगे ना जो नहीं आ रहे हैं। ओके सर। ठीक है। और भाई देखो, चीटिंग वीटिंग करके मत करना, और चीटिंग करके कर भी रहे हो और समझ नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये है कि कोशिश करो कि खुद से करो, मुझे दिखाने से कुछ नहीं होगा। बस एक सेकंड रुको, ये पीडीएफ अपलोड हो रही है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें, वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को पीडीएफ विजिबल है क्लियरली? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने लाइक बेसिक पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में, एंड कुछ मतलब केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ था, एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब हम बेसिकली एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसके हिसाब से क्या था कि जो जॉन डाल्टन था उन्होंने ये बताया था कि 1808 में उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो हमारे मटेरियल बने होते हैं या जो मैटर बना होता है वो इनडिविजिबल एटम से बना होता है। लेकिन बाद में ये चीज पता चली कि भाई एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इस डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर ये था
तो पहले के जो ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि जो एटम है यहाँ पे, मतलब जो आपका वो है क्या बोलते हैं मैटर, वो एटम से बना होता है, ठीक है। और उसको फर्दर जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। द वर्ड एटम हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अटोमियो। अटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, ठीक है। तो ये चीज हमको पहले से पता थी। उसके बाद 1808 में हमने पिछले चैप्टर में देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी यही चीज बताई थी कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि लास्ट स्टेज जो है, यानी कि हम किसी मैटर को अगर तोड़ते जाएं छोटे छोटे पीसेस में, तो लास्ट में हम एक एटम के पास पहुंच जाएंगे। ये हमें डाल्टन ने बताया था। और डाल्टन के साथ जो है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी, उसने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करी थी। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। लेकिन इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, इट वाज नोन दैट सब्सटेंसेस लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। तो लाइक ये चीज हमें पहले से पता थी कि ग्लास हो गया या फिर इबोनाइट हो गया, और अगर हम इसको सिल्क क्लॉथ से या सिल्क से मतलब रब करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लाइक एग्जांपल वो वाला है, लाइक आपने भी अपने बचपन के टाइम पे क्या होगा, स्केल को सिर पर रब करके और पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनको चिपकाया होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये चीज जो हो रही थी, ये कैसे हो रही थी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। यानी कि डाल्टन ने तो बोल दिया कि भाई एटम जो है वो मतलब मैटर जो है वो एटम से बना है, लेकिन ये चार्ज कैसे हो जा रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। कि ग्लास या इबोनाइट रॉड को जब हमने रब करा सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वो चार्ज हो गया, एंड चार्ज होने के बाद लाइक वो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पेपर के पीसेस उस पर चिपक जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ पाए थे, ठीक है। तो दीज एस्टेब्लिश दैट एटम्स आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो उसके बाद काफी सारे और एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए, एंड उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। जो कि डाल्टन के कंसेप्ट से काफी ज्यादा अलग था, यानी कि डाल्टन की जो थ्योरी थी उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा चेंजेस उभर के आने लग गए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई। तो इन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, थ्रू गैसेस। बिफोर वी डिस्कस दी रिजल्ट, वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से ही पता है। लाइक चार्जेस मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या धक्का देंगे। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हुई, ठीक है। तो 1830 में माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या करा कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, chemical reactions occurred at the electrodes, which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes. He formulated certain laws which you will study in class 12, ठीक है। These results suggested the particular nature of electricity, ठीक है। तो माइकल फेराडे ने, मतलब जो ये माइकल फेराडे है, ये इन्होंने मतलब इससे रिलेटेड कुछ इतना खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके दिखाई थी कि इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और केमिकल रिएक्शन होती है आपके इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, लाइक कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और उसमें क्या करते हो, दो इलेक्ट्रोड डाल देते हो, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड आपका पॉजिटिव हो गया, कैथोड आपका नेगेटिव हो गया। तो उसमें मान लो आपने जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लो आपने कोई भी सॉल्यूशन डाला, तो उसमें क्या होने लग जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन टाइप कुछ होने लग जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होने लगता है या डिग्रेड होने लगता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे दूसरा जो मतलब एलिमेंट है वो डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है माइकल फैराडे ने ये चीज बताई थी कि पर्टिकुलेट मतलब यहाँ पर जो है पर्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इन्होंने ये समझाया था कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद in mid 1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या करा, एक ग्लास की ट्यूब ली, एंड ग्लास की ट्यूब में पहले इन्होंने क्या करा, पार्शियली इवेक्यूटेड का मतलब ये है कि उसमें से जो एयर थी या कोई भी जो गैसेस वगैरह थी उनको बाहर निकाल दिया और उनमें क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। पार्शियली इवेक्यूएट करना मतलब कि थोड़ा बहुत उन्होंने रहने दिया, लेकिन बाकी जो सारी गैसेस वगैरह थी उस ट्यूब में से खाली कर दी और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की।
तो इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1। अ कैथोड रे इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब जो होती है ये हमारी ग्लास की बनी होती है, जिसमें दो पीसेस होते हैं मेटल के, कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो इनके साइड में आप देख सकते हो, ये ऊपर आपको फिगर में भी दिख जाएगा, ये आपको एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है, ठीक है। और पहले क्या है, ये पहले के कंप्यूटर्स में भी यूज हो चुकी है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे उसमें भी ये सीआरटी ट्यूब यूज हुई थी। या फिर अगर आप देखोगे जो पहले के बड़े बड़े से टीवी हम लोग देखते थे, टीवी जो आते थे, टेलीविजन मोटे मोटे से होते थे, उसके अंदर भी ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल होता था। अब वो कैसे होता था अभी हम आगे भी देखेंगे। तो इसमें आप ये देख सकते हो, ये फिगर के अंदर ये आपको एक प्लेट दिख रही है और ये वाली एक आपको प्लेट दिख रही है। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। एक एनोड, एक हमने एनोड बनाया है और एक कैथोड बनाया है। अब ये एनोड कैथोड बनाया कैसे है, एक प्लेट को हमने यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, तो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट बन गई, जिससे हमने पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया जिस प्लेट को, वो पॉजिटिव प्लेट बन गई। और जिस साइड से हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है यहाँ पे, वो हमारी नेगेटिव प्लेट बन गई, यानी कि कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर। तो यहाँ पर देखो ये लोग कर क्या रहे थे ना, कि इन्होंने गैसेस वगैरह को निकाल दिया ग्लास ट्यूब के अंदर से, और कोई पर्टिकुलर गैस उसमें डाली, एंड उस गैस में ये क्या करना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना चाहते थे। जैसे कि फैराडे ने क्या करा था, इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के दिखाया था। तो भाई इनमें से किसी के एक दिमाग में आया कि भाई ऐसा करते हैं, मतलब जैसे कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे यहाँ पर मेनली फैराडे की बात हुई, तो फैराडे ने सोचा कि भाई एक काम ये करते हैं कि गैसेस के अंदर से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के देखते हैं कि होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने ग्लास ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाले, उसको सील करा, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व। तो इनको ये बात पता चली कि भाई गैसेस में से अगर हमको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ये काम करें बहुत ही लो प्रेशर पे, ठीक है, और बहुत ही हाई वोल्टेज पे। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। कि जो सीआरटी ट्यूब होती है या कैथोड रे ट्यूब होती है, उसमें से आप जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाते हो, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि आपके पास वेरी लो प्रेशर होना चाहिए ट्यूब के अंदर, और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि वेरी हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो इन्होंने वही करा, जो कंडीशन चाहिए थी वो इन्होंने दे दी। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पर इन्होंने इसके साथ क्या कर रखा था, ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा दिया था, जिससे ये क्या कर रहे थे, उसका प्रेशर चेंज कर रहे थे बार बार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इस ट्यूब में ऊपर ये लिखा है टू वैक्यूम पंप, तो यहां से इन्होंने एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर रखा था, जिससे क्या कर रहे थे कि मान लो प्रेशर कम करना है गैस का, तो ये गैस उसमें से खींच ले रहे थे, ठीक है। और प्रेशर मान लो अगर उसमें बढ़ाना है तो उसमें गैस फिल कर दे रहे थे। तो मतलब ये था कि इनके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था, जिससे ये गैस के प्रेशर को चेंज कर सकते थे। उसके बाद है, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो हुआ क्या, जब इन्होंने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि लो प्रेशर कर दिया और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज कर दिया, तो एक स्ट्रीम यानी कि एक धारा जो है पार्टिकल्स की, वो मूव करना यहाँ पर चालू हो जाती है, ठीक है, इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से वो शुरू होती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक जाती है। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स उनको दिखाई दिए जो मूव कर रहे थे, ठीक है। तो दीज वर कॉल्ड कैथोड रेस और कैथोड रे पार्टिकल्स। तो ये जो मतलब रेस की फॉर्म में जा रहे थे, जैसे सूरज की किरणें होती हैं, तो उस फॉर्म में ये रेस की फॉर्म में ये पार्टिकल्स दिख रहे थे। तो ये वाली जो रेस थी जो कि कैथोड रे के अंदर मूव कर रही थी, कहां से कहां, आपके कैथोड से लेके एनोड तक, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक, ठीक है। तो इसको इन्होंने रेस को क्या बोल दिया, कैथोड रे या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स बोल दिया। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक सल्फाइड। तो इन्होंने क्या करा, मतलब इस चीज को दोबारा से कंफर्म करने के लिए, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, तो इन्होंने ये देखा कि भाई कैथोड से क्या हो रहा है, जो रेज हैं वो आपकी इधर की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। तो इसको इन्होंने दोबारा से कंफर्म करने के लिए करा का, ये आप दूसरा वाला जब यहाँ पर देखोगे, तो इन्होंने करा क्या, ये जो आपको प्लेट दिख रही थी, एनोड वाली जो प्लेट दिख रही थी, ये प्लेट कुछ इस तरीके की थी। इसमें इन्होंने क्या करा, मतलब ये प्लेट आपको ऐसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेट सामने से देखोगे तो सर्कुलर प्लेट है। तो सर्कुलर प्लेट के बीच में इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे से होल्स कर दिए,
इस तरीके से। और छोटे छोटे से होल करने के बाद यहाँ पर ये जो पीछे की साइड देख रहे हो, पीछे स्क्रीन पे इन्होंने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड लगा दिया, यानी कि ZnS लगा दिया। अब ये जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी थी कि लाइक जब इस पे कोई रेस या पार्टिकल्स पड़ेंगे, ठीक है, जो कि चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो ये क्या करेगी, ये चमकेगी, ये वाली जो स्क्रीन है जो इन्होंने जिंक सल्फाइड की बनाई है। तो इन्होंने छोटे छोटे होल्स करने के बाद क्या करा, पीछे स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड चिपका दिया, और उसके बाद जब ये रेस पड़ रही थी उसके ऊपर, तो देखो आगे क्या हुआ कि when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक चमक दिखी, ब्राइट स्पॉट दिखा कोटिंग के ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या है, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर समराइज बिलो। तो अब इन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये सारे मतलब जो चमक वगैरह दिखानी थी उनको, वो सारी चीजें दिखा दी। उसके बाद रिजल्ट्स इनको क्या मिले कि पहली चीज तो इन्होंने ये देखी कि जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं चलना और एनोड की तरफ मूव करती हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था। ठीक है, उसके बाद दूसरा था कि दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स। यानी कि ये रेज जो है वो खुद से नहीं दिखती, खुद से नहीं दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली में जब हम इसको देखने की या फील करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा के फील करने की उसको कोशिश करी, जैसे उसने चमकना चालू किया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं विद सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटीरियल, यानी कि जो चमकते हैं। ठीक है, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो देखो ये टेलीविजन की बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी। टेलीविजन के अंदर जो पिक्चर ट्यूब इस्तेमाल होती थी वो भी कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि अब क्या है, आपकी एलईडी आ गई है, एंड इसमें हम एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड का। ठीक है, पहले क्या होता था, जो आपके बड़े बड़े मोटे मोटे से जो टीवी आते थे, घरों में जो टीवी होते थे, उसमें ये कैथोड रे ट्यूब का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखती थी, वो पिक्चर इसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह से दिखती थी, क्योंकि पीछे उस पर क्या होता था, कैथोड रेस पड़ रही होती थी, जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाती थी। ठीक है, and television pictures result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। ठीक है, तो वही हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, इन द absence of electrical और magnetic field these rays travel in straight line। तो इन्होंने बाद में कुछ और मतलब दिमाग लगा के ये चीजें भी चेक करी कि भाई क्या करते हैं, ये जो रेस ट्रेवल कर रही है इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखते हैं अलग से, या फिर क्या करते हैं, इन पे मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखते हैं। तो इन्होंने जब लगा के देखा तो इन्हें पता चला कि रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन मान लो अगर कोई भी यहाँ पर इन दी एब्सेंस ऑफ, कोई भी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होती है, तो ये वाली जो रेज है आपकी, जो कि कैथोड रेज है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज भी देखी। उसके बाद है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जैसे कि पहले से अभी बात हो रही है कि भाई कैथोड रे पार्टिकल आपके नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से निकल रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे जा रहे हैं, तो यानी कि ये कैसे पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी उसमें, तो इनको जो बिहेवियर मिला कैथोड रेस का, किसमें, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे, तो इनको वैसा ही बिहेवियर मिला जैसे कि किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलता है। यानी कि जब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी भी लाइक लाइन में या किसी भी पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो वहां पर जब हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका जैसे बिहेवियर होता है, वैसे ही सेम यहाँ पर बिहेवियर किसका होता है, आपके कैथोड रे पार्टिकल का, यानी कि ये कैथोड पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, सजेस्टिंग दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये चीज इन्होंने करके देखी और इसका नेचर जो है बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलने लग गया, तो इन्हें ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रे के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड उसके बाद से इन्हें जो है हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानने लग गए। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने करा क्या कि ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस थी उसका जब इन्होंने हाई वोल्टेज करा और प्रेशर काफी कम कर दिया, तो गैस क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। ठीक है, गैस कैसी हो गई, आयोनाइज हो गई, क्योंकि लो प्रेशर करने का मतलब यह है कि गैस के पार्टिकल जितने थे वो सारे दूर दूर हो गए, और जब इन्होंने वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो उसमें क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे उन पे क्या आ गए, चार्जेस आ गए, यानी कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स और बाहर आ गए, जिस वजह से क्या हुआ, मतलब ये है कि उनमें क्या हुआ कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो वो ऐड हो गए वो ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से। ठीक है, तो बेसिकली वो पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, जिससे फिर हम बाद में इसको क्या कहने लगे, इलेक्ट्रॉन्स कहने लगे। The characteristics of cathode rays, that is electrons, do not depend upon the material of electrode and the nature of the gas present in the cathode ray tube। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इनका जो नेचर है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोड के, ना ही गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि गैस आप कैसी भी ले लो, मटेरियल आप इलेक्ट्रोड का कोई भी मेटल ले लो या कुछ भी ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, उससे आपका जो कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। यानी कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, कैथोड रे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है तो वो डिफ्लेक्ट होगी होगी, चाहे गैस कोई भी हो या फिर मटेरियल जो है इलेक्ट्रोड का कोई भी आप इस्तेमाल कर लो। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो इस वाले पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें ये बाद में पता चल गया कि दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। ठीक है, तो हमें ये चीज पता लग गई कि भाई सारे के सारे एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी आपकी लाइक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। ठीक है, तो पहला हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कैथोड रे ट्यूब में हुआ। ठीक है, सभी को आ गया समझ ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है इसको देख लेते हैं यहाँ पे, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेजे थॉमसन, ठीक है, तो जेजे थॉमसन ने क्या करा, मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या करा, अब जेजे थॉमसन का नाम यहाँ पर आया एंड जेजे थॉमसन ने क्या करा कि भाई कैथोड रे की तो डिस्कवरी यहाँ पर हो गई थी। इन्होंने अब क्या करा कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स थे यानी कि इलेक्ट्रॉन थे, उसका इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ मास का जो रेशियो है वो इन्होंने कैलकुलेट करा। अब वो इन्होंने कैलकुलेट कैसे करा, जो आपका ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर हम रेस को पास करवा रहे थे, कैथोड रेस जो मूव कर रही थी, उसमें इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली लगा लिया और उसके बाद इन्होंने उसका मेजरमेंट किया। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पार्टिकल सपोज आपके इस तरीके से मूव कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे थे, तो मान लो इन्होंने परपेंडिकुलर इसके यहाँ पर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगा दी। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपको रेस दिख रही है इसके जस्ट ऊपर से, मतलब ऊपर और इसके नीचे, मतलब इस साइड से यहाँ नीचे, नीचे से और यहाँ ऊपर से, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऊपर और नीचे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और साइड साइड में इन्होंने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, इस पे जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है और मास है इलेक्ट्रॉन का, उसका रेशियो निकालने की कोशिश करी। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या, जब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेविएट हो गए अपने पास से, और इन्होंने कैथोड रे ट्यूब को किसी पॉइंट ए पर इन्होंने जो है क्या करा, ये आप देख सकते हो, ये इसका फिगर दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपको पॉइंट ए दिख रहा होगा, ये आपको पॉइंट ए दिख रहा है। तो ये पॉइंट ए तब का है जब इन्होंने क्या करा, ये जो कैथोड रे आपकी मूव कर रही थी उस पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन किया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऊपर की तरफ वो डेविएट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तब ये पॉइंट सी पर जो है आपकी कैथोड रेस चली गई। तो पॉइंट सी आपको यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरा केस क्या लिया होगा कि by carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे एक बार हमने क्या करा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये वाला आपका केस क्या है, जब आपकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला केस कब का है, जब सिर्फ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये वाला केस कब का है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि जो कैथोड रे है वो डिफ्लेक्ट ना हो, वो बिल्कुल सीधी सीधी जाए, जैसे स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली में मूव करती है तो वैसे वैसे जाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा कि थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। तो इन्होंने ये बताया कि भाई जो ये डेविएशन हो रहा है पार्टिकल का, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हो, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल।
ठीक है। तो इन्होंने एक चीज ये बताई कि भाई ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देख रहे हैं और एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड लगा के देख रहे हैं, तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें आपके कैथोड रेज में, ये आपका जो है पहली चीज इस पर डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का। जितना ज्यादा यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि भाई मैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा था, ये उतना ज्यादा लेफ्ट साइड में डेविएट हो रहे थे। मैं जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा था, ये उतना ज्यादा राइट में डेविएट हो रहे थे। तो इन्होंने बताया कि भाई मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि उन्होंने अलग अलग गैसेस के चार्जेस लिए, तो उस बेसिस पे इन्होंने बोला कि भाई जितना ज्यादा मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखा उतना ज्यादा मैंने डिफ्लेक्शन देखा। तो पहला पॉइंट तो इन्होंने बताया। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने डिपेंडेंसी बताई वो ये बताई मास ऑफ द पार्टिकल। तो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, यानी कि जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना हल्का पार्टिकल होगा, उतना ज्यादा उसको कोई डिफ्लेक्ट कर पाएगा। ठीक है। अब भाई हल्की चीज है, तो हल्की चीज को आप क्या कर सकते हो, आराम से डिफ्लेक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर वो भारी चीज होगी तो वो अपना रास्ता बदलने में थोड़ा टाइम लगेगी। जैसे मान लो कि एक साइकिल जा रही है, तो साइकिल को आप क्या करो, बीच में आके धक्का मार दो, किसी भी साइड पर गिराना चाहो तो आप आराम से गिरा लोगे। लेकिन अगर ट्रक जा रहा होगा तो ट्रक के साथ ये काम नहीं कर सकते। तो मास यहाँ पर उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा पार्टिकल का होगा, उतना यहाँ पर मतलब जितना कम यहाँ पर पार्टिकल का मास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और इसके जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हो कि मास जितना ज्यादा होगा उतना कम यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। तो ये इन्होंने बताया। और उसके बाद तीसरी चीज इन्होंने बताई कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या जितना ज्यादा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, वो उतना ज्यादा इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड दैट और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे कैसे, आप वोल्टेज को बढ़ा के बढ़ाओगे। ठीक है। तो वोल्टेज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ये इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है। तो पहला इन्होंने क्या पॉइंट बताया था, पहला है कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। दूसरी चीज उन्होंने बताई मास जितना हल्का उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। और तीसरी चीज उन्होंने बताई जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको समराइज करूं तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ठीक है। नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, ये होता है आपके मास ऑफ द पार्टिकल के। तो आप चाहो तो अपने में भी एनसीईआरटी में इस तरीके से लिख सकते हो, या अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज ये बता दूं कि भाई अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो प्लीज आप एनसीईआरटी को अरेंज करने की कोशिश करो। ठीक है। तो ज्यादा सही रहेगा। तो एनसीईआरटी अगर मतलब पुरानी अगर कहीं से ले सकते हो, बिकॉज ये चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। तो पुरानी वाली अगर आपको कहीं से मिल जाए, अगर आपके पास आपकी खुद की नहीं है, खो गई है, ठीक है, तो देख लो, अगर एनसीईआरटी अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, तो बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई बाई एम। यानी कि इन्होंने क्या करा, ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो इस डिफ्लेक्शन के अमाउंट को मेजर करके इन्होंने क्या करा, इन्होंने ई बाई एम का जो रेशियो है वो यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है। तो ई बाई एम का जब इन्होंने रेशियो निकाला, तो ई बाई एम का रेशियो जो इन्हें कैलकुलेट करके मिला, वो ये मिला 1.758820 इंटू 10 to the power 11 कुलाम पर केजी। ठीक है। तो ये इन्हें मिला। तो वेयर एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केजी एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कुलाम। तो ई बाई एम का जो रेशियो था वो इन्होंने कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया था। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस। ठीक है। तो माइनस ई जो है वो इसका चार्ज हम ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरीके से हमने क्या करा यहाँ पे, ई बाई एम का जो है रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक है। तो ये करा था काम किसने, जे जे थॉमसन ने करा था। ठीक है। ये क्लियर हो गया है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. और बाकी लोग, आरती क्लियर हो गया।
ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब हमें E/m का रेशियो मिल गया तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट किया वो आपका यहाँ पर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया गया। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसको R.A. मिलिकन ने कंडक्ट किया था। तो R.A. मिलिकन devised a method known as oil drop experiment to determine the charge on the electron. He found the charge on the electron to be -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, आपको इसकी वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होती है, और नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस -1.602176 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, वो एक ही बात है, -1.6 ही याद रखना आपको। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विद थॉमसन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने करा था, किसने, R.A. मिलिकन ने। तो R.A. मिलिकन ने जो यहाँ पर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या करा, चार्ज पता लगाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अगर हमें चार्ज पता लग गया है और ऊपर हमारे पास क्या था, E/m रेशियो था। ठीक है, तो आप यहां से ये देखो, E/m रेशियो की हमें वैल्यू पता थी, जो कि क्या थी, 1.752088 इंटू 10 टू द पावर 11। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसकी वैल्यू और पता कर दी, जो कि क्या थी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 थी। तो m की वैल्यू आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.75, जो भी था, ये क्या था, 1.758820 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये इन्होंने करा तो इन्हें मास की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। इन्होंने नीचे कैलकुलेट भी करके दिखाई है कि E को अगर आप E/mc डिवाइड कर दोगे, मतलब यही जो मैंने यहाँ पर लिखा वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है। ठीक है, तो इन्होंने मास निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, जो कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। और अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, ग्राम में अगर आप इसको करना चाहते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28। ठीक है, ग्राम में। ओके, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 यानी कि 10 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -28 बन जाएगा। तो यहाँ से जो है हमने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो कहानी थी, ये अभी तक किसकी कहानी चल रही थी, इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप की कहानी भी दी हुई है, उसको भी थोड़ा सा देख लो कि मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो कैसे हुआ था। तो इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। इसमें क्या करा था कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को लिया था इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है कि लाइक जैसे छोटी छोटी सी बूंदे होती, छोटी सी, मतलब बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉप, जैसे ओस की छोटी छोटी बूंदे होती है, वैसी टाइप की। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द एटमाइजर। एटमाइजर मतलब जो आपका क्या करता है, किसी भी चीज को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, लाइक आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो वो एक छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आता है। वर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया था, एंड उसमें क्या करा, ऊपर से छोटा सा होल किया गया। ठीक है, एक टाइनी होल किया गया, और उसमें से यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं, किसकी, ऑयल की, इनको नीचे फेंका गया। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। ठीक है, तो टेलीस्कोप से इन्होंने क्या करा, डाउनवर्ड मोशन को ऑब्जर्व करा, इक्विप्ड विद अ माइक्रोमीटर आई पीस। ठीक है, by measuring the rate of fall of these droplet, Millikan was able to measure the mass of oil droplet। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बेसिकली क्या करा कि इसको, इसका जो रेट ऑफ फॉल था, यानी कि जो गिरने का रेट था कि 1 सेकंड में कितनी ड्रॉपलेट्स यहाँ पर गिर रही हैं, इस तरीके से जो इसका रेट था, तो मिलिकन ने इसे क्या करा कि मास निकाल लिया ऑयल ड्रॉपलेट का। उसके बाद क्या करा, द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयनाइज। तो इसके अंदर जो चैम्बर के अंदर ये जो कंडेंसर था आपका, इसके अंदर की एयर को इन्होंने क्या करा, आयनाइज कर दिया बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे का बीम इन्होंने पास करवाया, जिससे आपकी जो अंदर की गैस थी, वो एयर जो थी वो क्या हो गई, आयनाइज हो गई। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद गैसेस आयन। तो हुआ क्या कि ऊपर से जो ऑयल ड्रॉपलेट गिर रही थी, और ये जो एयर अंदर थी, जो कि आपकी क्या हो गई, आयनाइज हो गई है, और जो गैसेस आयंस बन गए यहाँ पे, वो इनके साथ कोलिजन के बाद ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या हो गया, चार्ज आ गया। The fall of these charge oil droplet can be retarded, accelerated, or made stationary depending upon the charge of the droplets and the polarity and strength of the voltage applied to the plate। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, वोल्टेज जो, या प्लेट जो थी ना, ये प्लेट नीचे आपको दिखा रखी है, तो यहाँ पर एक चार्ज प्लेट थी। इस चार्ज प्लेट के जो क्या बोलते हैं,
वोल्टेज था उसको कंट्रोल करके हम ये जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर से गिर रही थी इनको या तो हम ऊपर वापस भेज सकते थे, रिटार्ड कर सकते थे, एक्सेलरेट कर सकते थे यानी कि नीचे उसको तेजी से लेके आ सकते थे, या बीच में ही उनको रोक सकते थे, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट एंड द पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेन। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ electrical field strength on the motion of oil droplet, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge E, that is Q is equal to Ne। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने मतलब मेजरमेंट वगैरह किया, इसको ऑब्जर्व करा, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को इन्होंने ऑब्जर्व करा ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, और उसके बाद जो भी सारा कंक्लूजन था उसके बाद इन्होंने एक चीज ये भी कंक्लूड की थी कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर यहाँ पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि वो एन मतलब नेचुरल नंबर के टर्म्स में होगा, यानी कि 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाफ ई हो जाए, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के फॉर्म में या इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में जो यहाँ पर होगा, यानी कि Q इज इक्वल टू एन से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो लाइक इस तरीके से इन्होंने ये किया था, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, वैसे ज्यादा डिटेल में ये पढ़ना भी नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। तो इन्होंने क्या करा, अब जो ये कैथोड रेस हमने बनाई थी, कैथोड रे ट्यूब बनाई थी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद उसमें से क्या किया गया, फिर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को पास किया गया, और उसके बाद जो है कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, जिसको हम पॉजिटिव रेस भी बोलेंगे अभी बाद में, कॉल्ड कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद ये जो पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे थे कैनाल रेस में, उन पे जो चार्ज था वो कैसा मिला हमको, पॉजिटिवली चार्ज मिला। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर देखो ज्यादा इसको डिटेल में बताया नहीं है कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, बस आप ये समझ लो कि जो हमने अभी कैथोड रे ऊपर पढ़ी है ना, कैथोड रे ट्यूब, इसमें कुछ चेंजेस हो गए थे, एंड कुछ चेंजेस करने के बाद इन्होंने क्या करा था, ये कैनाल रेस को डिस्कवर कर लिया था। मतलब ठीक है, तो ये है कि अब यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो होगा, या जो रेज आपकी जो फ्लो होंगी, कैनाल रेज जो फ्लो होंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है कि अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पर इनको पहली चीज ये पता लगी कि भाई कैथोड रे में हमने देखा था कि जो मास होता था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, या जो नेचर होता था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहाँ कैनाल रेस के केस में ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मास था वो डिपेंड कर रहा था सीधे सीधे आपके नेचर ऑफ गैस पे, जो कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थी। तो जो भी गैस प्रेजेंट थी उतना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा मतलब गैस का यहाँ पर जो भी रिलेशन होगा कि अलग अलग टाइप की गैस के जो पार्टिकल्स हो रहे थे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उनका मास यहाँ पर अलग अलग आ रहा था कैथोड रेस का। ठीक है, तो दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। तो इनको बाद में ये पता लगा कि भाई ये जो सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन का मतलब ये है कि जो गैस के एटम थे उसमें से अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये मान लो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने सपोज ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये H+ आयन बन गया। तो इसी टाइप की क्या थे, ये गैसियस आयंस थे, इनको ये बाद में पता लगा। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। तो इनको ये भी पता लगा कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन वाले केस में या कैथोड रे के केस में E/m रेशियो हमारा कांस्टेंट आया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इनका E/m रेशियो आएगा, चार्ज टू मास रेशियो आएगा, वो डिपेंड करेगा गैस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये भी वैसे ही था जैसे Q इक्वल टू Ne यहाँ पर दिख रहा था, वैसे Q इक्वल टू Ne यहाँ पर भी फॉलो हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ऑन कैथोड रेज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिहेवियर जो डिफ्लेक्शन वगैरह वो सारी चीजें इसको यहाँ पर उल्टी दिख रही थी, जो हमको वहां पर कैथोड रेज के केस में दिख रही थी। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज थी कैनाल रेज की। ओके, चलो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको एक बार देख लो और कुछ समझ नहीं आएगा तो आप बता देना फिर। ठीक है, 6:30 पे मिलेंगे फिर।